हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, हम एनसीईआरटी कर रहे हैं 11th क्लास की, ठीक है। और मैंने गलता लोहा तक आपको करवा दिया था, गलता लोहा, ठीक है। आज हम करेंगे स्पीति में बारिश, ठीक है। कृष्णनाथ जिसके लेखक रहेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, ये जो पंक्तियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये लाइनें पेपर में ऐसे की ऐसे ही आ जाती है। तो देखते हैं, चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस्या धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। ये लद्दाख में राग विराग से है, और लद्दाख में राग विराग भाई कृष्णनाथ जी की ही रचना रहेगी। अब देखते हैं लेखक। स्पीति में जो बारिश है इसके लेखक है कृष्णनाथ, ठीक है। और आपको पता है इस क्लास में हम क्या है भाई, लेखक परिचय करते हैं, फिर हम अपने पाठ का वाचन करते हैं, फिर शब्द अर्थ करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू करते हैं भाई। तो कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निम्धावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन सम्मान इनको मिला है लोहिया सम्मान। जो कृष्णनाथ जी है इनको लोहिया सम्मान मिला है, और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी भाई, कृष्णनाथ जी की भाई। आगे हैं, कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। क्या भाई, जो कृष्णनाथ जी हैं इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था, ठीक है। तो जो कृष्णनाथ जी हैं इन्होंने एमए किस में किया है, अर्थशास्त्र में किया है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। बौद्ध धर्म में उनकी गहरी पैठ थी, ठीक है। जो कृष्णनाथ जी हैं इनके बौद्ध धर्म में क्या थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ठीक है। जो कृष्णनाथ जी है वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। पेपर में पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाएगा भी जो कृष्णनाथ जी है, लेखक कृष्णनाथ जो है वो किस चीज़ के विद्वान थे, दे दिया जाएगा ऑप्शन में। अर्थशास्त्र दे देंगे, इतिहास दे देंगे, या कुछ और दे देंगे, फिर इससे पूछा जाएगा। और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर थे। कहाँ पर थे प्रोफेसर, काशी विद्यापीठ में। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार था, और दोनों ही पत्रकारिता से उनका जुड़ाव था। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में वे कई साल तक रहे, ठीक है। कौन सी पत्रिका के संपादक मंडल में रहे थे, कल्पना के भाई, कौन, कृष्णनाथ। और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया, ठीक है। और जो मैनकाइंड था, मैनकाइंड पत्रिका थी अंग्रेजी भाषा की, इसका संपादन भी इन्होंने कई वर्षों तक किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ पड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वर्ज यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया, ठीक है। अभी भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वान के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है भाई। देखते हैं क्या कुछ लिखा है, आगे देखते हैं भाई। इसमें इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। कौन भाई, कृष्णनाथ जी। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमाचल की यात्रा शुरू की और उन स्थानों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उखाड़ते हैं। वे स्मृतियाँ होती है जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई,
लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विषमती सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखे और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाए। भाई आगे है कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत 57 विषय से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास और पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। गई अब स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश जो पाठ है वो एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और स्पीति में बारिश ही हम ये पढ़ेंगे आज। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। जो स्पीति है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल के मध्य में स्थित है स्पीति। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है, ठीक है भाई। जो स्पीति है ये अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण जो अन्य पर्वतीय स्थान है उनसे अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, ठीक है। लेखक ने भाई किस किस चीज का वर्णन किया? स्पीति का, जनसंख्या का, ऋतु का, फसल का, जलवायु का और भूगोल का, ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो स्पीति में बारिश अपना यात्रा वृत्तांत है, इसके अकॉर्डिंग भाई जो स्पीति है उसका क्या है? दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें रहने वाले लोगों के पास जितनी भी कठिनाई है, ठीक है, कठिनाई भरे जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। कभी चाहते हैं भाई स्पीति में भी कुछ युवा पर्यटक जाए और वहाँ के पर्यावरण को बदल दे। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। क्या है? स्पीति क्या है? ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के उनके लिए यहाँ आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। भाई अब करेंगे हम पाठ स्पीति में बारिश। और क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है कृष्णनाथ जी का। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, ठीक है। जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति है उसकी क्या है? एक तहसील है स्पीति। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं, उच्च दर्रा और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए होता है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। किस किस के बीच भाई? केलंग और काजा के बीच, ठीक है। वायरलेस सेट के जरिए क्या है? इनसे बातचीत होती रहती है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है? बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, ठीक है। जब बसंत ऋतु आती है तो लाहौल स्पीति में 170 मील आना जाना भी क्या होता है? कठिन होता है। शीत में प्राय असंभव है, ठीक है। जब सर्दी की ऋतु आती है तो क्या है भाई? आना जाना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। आगे है प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी भूसर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी प्राय स्वायत्त रही। इसलिए स्वायत्त भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते आते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था। जो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिंगलिंग गोनपा में देखा जाता है। जब
डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुल हदस कर आंख बंद कर कर चांगा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। ठीक है, जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। तो भाई स्पीति में किसने आक्रमण किया था? पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो जोरावर सिंह ने किया था भाई। ठीक है, और वह जोरावर सिंह के आक्रमण को कैसे वो करते हैं? तो देखो, जोरावर सिंह जब आक्रमण करता है तो उन्हें ऐसा लगता है, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ था तो देखो भाई, लाहुल हदस कर आंख बंद कर कर चागमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए थे, और जब ये गुजर गया था तो डरते डरते आंख खोल ली थी भाई। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। देखो भाई, जब जोरावर सिंह ने आक्रमण किया तो स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे, और जोरावर सिंह ने वहां स्पीति को खूब लूटा था। अब ये जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखना, पेपर में 100% पूछा जाएगा। क्योंकि जब भाई मैंने स्क्रीनिंग दिया था पीजीटी का, तो उसमें पूछा गया था और स्टेट में पूछा गया था और केवीएस में भी। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। जो स्पीति है उसमें जनसंख्या क्या है? लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही। ठीक है, 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी रही? 3231 रही। और 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 रही। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला भाई। ठीक है, देखो 1901 में 3231 थी, 1971 में 7196 थी इसकी जनसंख्या स्पीति की भाई। ठीक है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और लाहुल और स्पीति को जोड़कर इसकी जनगणना की 1971 में, तो इसका भाई जो वर्ग किलोमीटर था वो मिला था 12,015। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये लाइन। क्या भी स्पीति की जनसंख्या क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम है। ठीक है, 1901 में यह प्रति वर्ग किलोमीटर 2 से भी कम थी। ठीक है, देखो 1901 में भाई प्रति वर्ग किलोमीटर 2 से भी कम थी। अब क्या है? 4 1 प्रति वर्ग मीटर पर 4 है भाई। ठीक है, 4 से भी कम है, पहले 2 से भी कम थी। आगे है, लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रीडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। वे लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। तो देखो भाई, अब यहाँ पे नोनो आया था, नोनो 2 लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अर्थ है स्थानीय शासक। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आया था, 1 मिनट रुको, यहाँ पे 1 था, ये रहा। ठीक है, जो 12,215 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पे 1 लिख रखा था, तो इसका अर्थ ये होगा। वर्तमान 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 34,000 है, यानी 2002 में काफ़ी
बढ़ चुकी है भाई। आगे है 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। कब हुआ था स्पीति रेगुलेशन पास? 1873 में पूछा गया है, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के कानूनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कश्मीर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया था। कब भाई? 1960 में, जिसका केंद्र केलंग में है। क्या भाई? जिसका केंद्र किस में था? सॉरी, 1960 में बना था। लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत अलग जिला बना दिया गया था, जिसका केंद्र कहाँ था? केलंग में था। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया था। भाई हिमाचल प्रदेश का उत्तरी छोर का जिला कौन है? लाहौल स्पीति है 1966 के अकॉर्डिंग। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। कौन भाई? लाहौल स्पीति। स्पीति 3142 और 3259 अक्षांश उत्तर और 7726 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 31.42 और 32.59 ये अक्षांश उत्तर की तरफ है इतना स्पीति, और 77.26 और 78.42 ये पूर्व देशांतर के बीच स्थित है स्पीति। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। कितना है भाई? स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। किसको? स्पीति को। भाई इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती है। भाई फिर क्या होती है? सतलुज में मिलती है स्पीति नदी। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी दिन को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से किस्सा सुना है। किस भाई से किस्सा सुना था? भी मान भाई से लेखक ने। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम लोग बसे हैं। भी अचरज यह नहीं इतने कम लोग क्यों, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए। ठीक है, कितने महीने दुनिया से कटे हुए रहते हैं स्पीति के लोग? तो 8-9 महीने। ठीक है, ठंड में ठिठुरते रहे, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। स्पीति के जो लोग हैं कौन सी फसल उगाते हैं? बस एक ही फसल उगती है साल भर में। लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रखे। वृत्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते? कहाँ जाए? या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकते हैं, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निवारण अतर्क के हैं, तर्क के परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। ठीक है भाई, जो स्पीति के पहाड़ हैं वो लाहौल से ज़्यादा ऊंचे और नंगे और भव्य हैं। इनके सिर पर स्पीति के नर नारियों का आंतरनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आंतरनाद है। ठिठुरन है, गलन है, व्यर्थ है।
ठीक है, देखो, नर नारियों का आंतरनाद जमा हुआ, शिव का अट्ठास नहीं, हिम का आंतरनाद है। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और स्पीति के पहाड़ कैसे हैं? लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती, फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने का अभ्यासी है वह भला पहाड़ को कैसे बक सकते हैं। वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। क्या है वह? स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलवा है। ठीक है, शिवालिक या पीर पंजाल का यह ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहट्टी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। क्या है भाई? रोहतांग जोत के पार क्या है? मध्य हिमालय है। इसमें ही राहुल स्पीति की घाटियां हैं। ठीक है, इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंगम के अनुसार राहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। ये भी पूछा गया भी, लाहौल स्पीति, ये लाहुल की समुद्र तह से ऊंचाई कितनी है? तो ये 10,535 फीट है। और स्पीति की 12,986 फीट है। और किसके अनुसार? ये श्री कनिंगम के अनुसार, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है स्पीति की। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए है, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। जो उत्तर में उसको कैसा समझे? 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे भाई। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कही जाती है। जो दक्षिण में श्रेणी है इसको क्या कहते हैं? मान्य श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मान्य श्रेणी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? कहीं है बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओ मणि पद में हूँ, इनका बीज मंत्र है। किसका भी? बौद्धों का बीज मंत्र क्या है? ओ मणि पद में हूँ। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। आगे है, इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। कितनी है भाई? माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। जो भाई ये बता रखे हैं ना, इनकी संख्या, इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखना। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्मा हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक है भाई। आगे है, मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों और पहाड़ों के युवक युवती आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाए, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करे, उस आनंद का अनुभव करे जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियां किल्लोल करे तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का अंतर्नाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। यह ध्वनि मंत्र है। इसका भी जो बौद्धों का था ना माने, उसका उसके बारे में यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिस्तव आर्य अवलोकितेश्वर
ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति हुई है। तो अभी किस मंत्र के बारे में बात हुई है, ये रहा ओम मणि पद्मने हु। ठीक है, ओम मणि पद्मने हु के बारे में यहाँ पर अर्थ दे रखा है। आगे है, देखो ये है स्पीति। ठीक है, स्पीति की चित्र है, ये रहा। आगे है लाहुल की तरह ही स्पीति में 2 ऋतुएं हैं। ठीक है, जो लाहुल है, लाहुल स्पीति बोलते हैं इसको, जो लाहुल है उसकी तरह स्पीति में बस 2 ऋतुएं आती हैं, 2 ऋतुएं आती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक एक ही अल्पकालिक बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु कब से कब आती है भाई स्पीति में? जून से सितंबर तक। ठीक है, शेष वर्ष क्या है, शीत ऋतु होती है। जून से सितंबर बसंत होती है, उसके बाद जितनी भी है वो सारी शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया है। भी देख लो, बसंत में जुलाई के महीने में 15 डिग्री का तापमान है सेंटीग्रेड का, और जनवरी में भाई 8 डिग्री का। औसत में से कुछ अंदाजा नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कहीं कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। क्या भाई स्पीति में क्या है, जो बसंत है वो लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। कहाँ पर? स्पीति में। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ और जो खुले अंग है उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। क्या भाई? हवाएं जो तेज चलती हैं। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। जो स्पीति है उसमें लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे हैं। जो मध्य हिमालय है वो मानसून की पहुंच से परे है, भाई वहाँ पे मानसून कभी कभार आता है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कालिदास के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है और उनकी रचना के बारे में भी जिक्र हुआ है, ऋतु संहार के बारे में। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, देखते हैं यहाँ पे भी। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुँचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियाँ और बैलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब सांधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभार बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। भाई स्पीति में साल में एक फसल होती है। कितनी फसल होती है स्पीति में? भाई एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जो गेहूँ, मटर और सरसों। ठीक है, क्या क्या है इसमें? 2 किस्म का जो है, गेहूँ है, मटर और सरसों है। इसमें भी जो मुख्य हैं, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, उन पर बनाए कुल है।
यह नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। देखो भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। स्पीति में क्या है, कोई भी फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। ठीक है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। कैसी है स्पीति? नंगी और वीरान है। क्यों है नंगी और वीरान? क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं होते। वर्षा और ठंड की अधिकता के कारण, वर्षा की कमी और ठंड की अधिकता के कारण भाई। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। ठीक है। लेखक अपने विषय में बता रहे हैं। जब लेखक गए थे यहाँ पे स्पीति में, उसके विषय में लेखक बता रहे हैं। वे लेखक क्या थे? काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। आगे भी शब्द अर्थ है स्पीति से, देखते हैं। अलंघ्य, जिसे लांघा या पार न किया जा सके। स्वायत्त, स्वतंत्र। अतकर्य, तर्क न करने योग्य। आंतरनाद, दर्द भरी ऊंची आवाज, स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की पुकार। पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है। महात्म्य, महिमा या गौरव। महात्म्य का क्या अर्थ है? महिमा या गौरव। कुवत, कुवत, ये बल या शक्ति है भाई। षड ऋतुएं, 6 ऋतुएं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीशिर, हेमंत। तुषार, हिम बर्फ। दुंगछैन एक तरह का वाद्य यंत्र, महाशंख, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है भाई। तो भाई अपना लेसन कंप्लीट होता है आज का पाठ। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे हम। स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता कौन है? तो ए कृष्णनाथ, बी कृष्णचंद्र, सी शेखर जोशी या डी प्रेमचंद्र। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, कृष्णनाथ भी। स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता है कृष्णनाथ। अगला है, स्पीति में बारिश नामक पाठ किस विधा से संबंधित है? तो एक निबंध है, रेखा चित्र, कहानी है या यात्रा वृत्तांत है? तो यात्रा वृत्तांत हमने ऊपर पढ़ा है। आगे है, स्पीति किस राज्य की एक तहसील है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या राजस्थान। तो हिमाचल राज्य की एक तहसील है स्पीति। अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहौल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? टेलीफोन, मोबाइल, तार, वायरलेस सेट। वायरलेस सेट से लाहौल स्पीति का संबंध है अन्य दूरवर्ती क्षेत्र से। बसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है? बसंत ऋतु में है भी 170, ठीक है, 170 मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है बसंत ऋतु में। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे? तो जोगा सिंह, दरियाव सिंह, जोरावर सिंह, होशियार सिंह। तो जोरावर सिंह के भय से लाहौल स्पीति के लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे। स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितने से भी कम है? तो 4 से भी कम है भाई स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। लाहौल स्पीति अंग्रेजों को
के जरिए मिला था। ठीक है भाई, जो लाहौल स्पीति है वो अंग्रेजों को भी किसके जरिए मिला था? राजा गुलाबमल, राजा गुलाब राय, राजा गुलाब सिंह, राजा गुलाब चंद्र। तो राजा गुलाब सिंह के जरिए लाहौल स्पीति अंग्रेजों को मिला था भाई। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता है? ठीक है, लद्दाख मंडल के दिनों में पूछा भाई, स्पीति का शासन कौन चलाता था? तो बोनो, टोनो, नोनो, पोनो। तो भाई नोनो चलाता था लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन। आगे है 10वां क्वेश्चन। सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का एक जिला बना दिया गया था? 1960 में पूछा भाई। ऊपर आधा जो मैं जोर दे के बता रही थी, मैंने हाईलाइट भी कर रखा था। 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का एक जिला बना दिया गया? तो हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल। तो पंजाब का एक जिला बना गया था 1960 में लाहौल स्पीति को भी। लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया? ठीक है, कब बनाया गया था? 1961, बी 1964, सी 1966, डी 1968। तो 1966 में लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला बनाया गया भाई। आगे है, लाहौल स्पीति के चारों ओर पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, जो लाहौल स्पीति है उसके चारों ओर जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई पूछी है। तो 15,000 फीट, 16,000 फीट, 17,000 फीट, 18,000 फीट। तो 18,000 फीट क्या है? लाहौल स्पीति में चारों ओर पहाड़ों की ऊंचाई है 18,000 फीट। स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है? आया ना पीछे? तो रावी में, सतलुज में, झेलम में या व्यास में। तो सतलुज नदी में मिल जाती है स्पीति नदी पे। यह क्षेत्र वर्ष में कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? कितने महीने कटा रहता है भाई? 8-9 महीने। ठीक है, 8-9 महीने क्या है क्षेत्र मुख्य भूमि से कटा रहता है। लाहौल में कितनी ऋतुएं होती है? लाहौल में भाई 2 ऋतुएं होती हैं। कितनी होती है? 2 ऋतुएं होती है। स्पीति में वर्षा कब होती है? सदा, कभी कभार, कभी नहीं, बहुत कम। तो कभी कभार। ठीक है, स्पीति में वर्षा होती है भाई। स्पीति में कौन सा फल उगता है? आम, पपीता, सेब, कोई नहीं। तो कोई नहीं, स्पीति में कोई भी फल नहीं उगता। स्पीति में साल में कितनी फसलें होती हैं? ठीक है, तो 1, 2, 3, कोई नहीं। तो स्पीति में भाई साल में एक ही फसल होती है। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? विदर्भ में, कैलाश में, विंध्याचल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो विंध्याचल में कालिदास की वर्षा की शोभा है भाई। आगे है 20वां क्वेश्चन। मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे है? जो मध्य हिमालय है वो किसकी पहुंच से परे है भाई? मानव, मानसून, जनशून्य, असीम। तो मानसून से परे है मध्य हिमालय। आगे है, ओम मणि पद्मने हूँ किन का मंत्र है? ओम मणि पद्मने हूँ किन का मंत्र है? जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णव का या शैवों का? तो बौद्धों का ये मंत्र रहेगा, ओम मणि पद्मे हूँ। संसार और दूसरा क्या अतकर्य है? तो निर्माण, निर्वाचन, निर्यात, निर्वाण। निर्वाण। तो निर्वाण क्या है? संसार और दूसरा क्या अतक्य है? लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? जीवन है, उत्साह है, अंधविश्वास है, मृत्यु है। तो मृत्यु है लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया है? आए थे ना कालिदास, और उनकी रचना भी आई थी। तो ऋतु संहार से किया है भाई। आगे है, लाहौल स्पीति में सुखद संयोग किसे माना गया है? तो लाहौल स्पीति में सुखद संयोग वही वर्षा को माना गया है। किसको माना गया है? वर्षा को माना गया है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको लेखक परिचय करवाया, पाठ का वाचन करवाया, उसके शब्द अर्थ करवाए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करवाए। ठीक है, तो मैंने आपको पाठ क्या है कंप्लीट करवा दिया भी। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।